हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का हम लोग का टॉपिक है रेंज ऑफ स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर पाथ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसको मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अगर फ्लैट सर्कुलर पाथ हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, और अगर बैंक्ड सर्कुलर पाथ हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम लोगों को मिलता है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर बैंक्ड सर्कुलर पाथ में स्पीड का वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके मोशन पर, और उसके स्पीड को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्पीड को घटा देंगे तो क्या होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फ्लैट रोड पर मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आया था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट on a circular track, on a circular flat circular label circular track, label circular track अंडर रूट न्यू आर जी। और फिर अगर हम लोग बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक के बारे में सोच रहे थे, इन केस ऑफ बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक टेन थीटा का वैल्यू आया था हम लोग का v² / rg, यानी कि यहां से अगर हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट rg टेन थीटा। अच्छे से समझ लें, अगर फ्लैट सर्कुलर पाथ रहेगा तो अंडर रूट न्यू rg स्पीड से हम लोग उस सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकते हैं, और अगर फ्रिक्शन के जवाबदेही को हटाना हो, यानी कि बिना फ्रिक्शन के अगर सर्कुलर ट्रैक पर घूमना है तो या तो व्हीकल को इंक्लाइन करना पड़ेगा या तो रोड को ही इंक्लाइन करना पड़ेगा। रोड को इंक्लाइन करने के केस में या व्हीकल को इंक्लाइन करने के केस में उसका स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला था, अंडर रूट rg टेन थीटा। अभी हम लोग विचार करेंगे बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पर, अगर सर्कुलर ट्रैक को बेंड भी कर दिया जाए और साथ में फ्रिक्शन भी हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझते हैं। ये नोट जरूर कर लें। बंटी कुछ देर रोक दिया। तो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक जो बैंक्ड हो लेकिन स्मूथ हो। ये एक सर्कुलर ट्रैक पर हम लोग विचार करते हैं जो कि बैंक्ड है और कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, तो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, लेकिन ये सरफेस जो है वो पूरा स्मूथ है। तो इंक्लाइंड सरफेस पर, इंक्लाइंड सर्कुलर ट्रैक पर किसी भी व्हीकल को मूव करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग का आया था वो आया था टेन थीटा इज इक्वल टू v² / rg। यहां पर मान लीजिए थीटा का वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, रेडियस जो होगा सर्कुलर पाथ का वो भी कांस्टेंट हो गया, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो यहां से एक v का वैल्यू निकलेगा जो कि आएगा अंडर रूट rg टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि r का वैल्यू, g का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू पुट करने पर एक वेलोसिटी मिला। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि किसी पर्टिकुलर r और किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोगों को स्पीड का वैल्यू मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि इस रोड को बैंक्ड किया गया है उस व्हीकल के लिए जो इस पर चल सकता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर व्हीकल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर व्हीकल 20 मीटर से कम स्पीड से चलना शुरू करे, 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले, 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले,
14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, तो क्या होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और अगर व्हीकल इस पर इससे अधिक स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, उस पर भी विचार करेंगे कि स्पीड का वैल्यू अगर 20 से इंक्रीज हो जाए, 22 मीटर पर सेकंड, 23 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड, तब व्हीकल के पोजीशन पर या व्हीकल के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए अच्छे से। मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक को डिजाइन किया गया है उस व्हीकल के लिए जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलाया जा सकता है। यानी कि इस ब्लॉक को अगर इस सरफेस पर चलाना है तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आसानी से चलाया जा सकता है। अब अगर हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, मान लेते हैं कि व्हीकल जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक पर चलता है, तो क्या होगा। यहाँ पर देखें, v का वैल्यू 20 मीटर, v इज इक्वल टू, हम लोगों के पास फॉर्मूला है rg टेन थीटा। v जो है वो हम लोग फिक्स कर लिए हैं कि 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू फिक्स है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेन थीटा जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इंक्लिनेशन रोड को बनाते समय उसके बैंकिंग पर फोकस करके, उसके इंक्लिनेशन पर फोकस करके टेन थीटा का वैल्यू भी कांस्टेंट कर दिया गया है। तो अब पॉसिबल चेंज किस में हो सकता है, वो है रेडियस में। यानी कि वेलोसिटी को अगर हम लोग नियत वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी के लिए रोड को डिजाइन किया गया है उससे कम वेलोसिटी से अगर हम लोग ब्लॉक को चलाने का कोशिश करेंगे तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, रेडियस पर। यहाँ देखिए, अगर इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो रेडियस का भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। रेडियस का वैल्यू कम होने का मतलब है ये जो ब्लॉक है वो कम रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर मूव करना चाहेगा। कम रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर मूव करने का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है वो सेंटर के तरफ आना चाहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है इसके पास किस चीज का टेंडेंसी आ गया, स्लिप डाउन। स्लिप डाउन यानी ध्यान समझें, अगर किसी भी बैंक्ड सर्कुलर पाथ पर जिस वेलोसिटी के लिए उसको डिजाइन किया गया है उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ अगर ब्लॉक को उस सर्कुलर ट्रैक पर चलाया जाए तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप डाउन करेगा। स्लिप डाउन करने का मतलब वो चाहेगा कि उसका रेडियस कम हो जाए और रेडियस कम होने की वजह से वो सरफेस से नीचे की तरफ आना चाहेगा। सिमिलर उल्टा केस हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग नियत स्पीड का मतलब है कि जिस स्पीड के लिए इस सर्कुलर ट्रैक को डिजाइन किया गया है उससे अधिक स्पीड से अगर हम लोग व्हीकल को चलाने का कोशिश करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस ब्लॉक को, इस व्हीकल को अगर हम लोग मूव कराने का कोशिश करेंगे तो ये अगर इंक्रीज कर जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर इस व्हीकल को हम लोग इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराने का कोशिश करेंगे या मूव करवाएंगे तो जी कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट है, ये इंक्रीज हो गया तो रेडियस का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि स्कीड करना चाहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कीड। सब अच्छे से नोट कर लें, इतना दूर के केस को खूब अच्छा से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि सर्कुलर ट्रैक को जिस वेलोसिटी के लिए डिजाइन किया गया है अगर उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ अगर व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा तो उसकी टेंडेंसी स्लिप डाउन की होगी। यानी सर्कुलर ट्रैक पर वो चाहेगा कि उसका रेडियस कम हो जाए, यानी वो नीचे की तरफ सरकना चाहेगा। यही अगर नियत वेलोसिटी से उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, जैसा कि हम लोग दो केस लिए थे, एक 18 मीटर पर सेकंड के लिए, एक 25 मीटर पर सेकंड के लिए, तो अगर नियत स्पीड से उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि रेडियस इंक्रीज हो जाए। रेडियस इंक्रीज हो जाए यानी इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी, ऊपर की तरफ जाने की होगी। तो अगर ये सरफेस स्मूथ है, अब ध्यान समझे, अगर ये सरफेस स्मूथ हो तो ये ब्लॉक, अगर ये सड़क, अगर ये रोड डिजाइन किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड के लिए तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही सिर्फ इस सर्कुलर ट्रैक पर ये ब्लॉक मूव कर सकता है या ये व्हीकल मूव कर सकता है। अगर स्पीड को कम कर दिया जाएगा तो वो सर्कुलर ट्रैक पर
स्लिप डाउन हो जाएगा। और अगर स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो टेंडेंसी होगा वो स्किड्स अप, यानी कि सेंटर से दूर जाने की होगी। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है सिर्फ उसी स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पर ब्लॉक को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस ना हो तो क्या होगा? फ्रिक्शन के बारे में विचार करें। फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है कि वो हमेशा ब्लॉक के मोशन का अपोज करना चाहता है। तो अगर हम लोग नियत वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ इस ब्लॉक को अगर इस सर्कुलर ट्रैक पर चलाने का कोशिश करेंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी स्लिप डाउन की, यानी ये इधर आना चाहेगा, इंक्लिनेशन की तरफ आना चाहेगा, रेडियस कम करना चाहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ। और अगर हम लोग नियत वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी के साथ इस ब्लॉक को चलाएंगे तो इसकी टेंडेंसी होती है अवे फ्रॉम द सेंटर जाने की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का डायरेक्शन उस केस में किधर हो जाएगा? डाउन टू द इंक्लाइंड सरफेस। बात समझ लें, फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों हो सकता है, डाउन टू द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन अप टू द इंक्लिनेशन। और इसे नोट कर लें, स्पीड ऑफ व्हीकल is more than constant speed। और अप टू द इंक्लिनेशन कब होगा? जब स्पीड ऑफ व्हीकल इज लेस देन कांस्टेंट स्पीड। यहां पर कांस्टेंट स्पीड क्या है? वो स्पीड जो इस फॉर्मूला से लाया गया है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इस फॉर्मूला से या टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी से जो स्पीड मिला था उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं। इस स्पीड से अधिक स्पीड होगा अगर इस ब्लॉक का, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, चलिए, इसका मतलब कि अगर एक रफ बैंक सर्कुलर ट्रैक हो, यानी एक ऐसा ट्रैक जो इंक्लाइंड भी हो और उसमें फ्रिक्शन भी हो, उस पर ये जो नियत वेलोसिटी आएगा उससे कम वेलोसिटी के साथ भी चला जा सकता है और अधिक वेलोसिटी के साथ भी चला जा सकता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे उस रेंज के बारे में, रेंज यानी कि कितना मिनिमम स्पीड के साथ इस सर्कुलर ट्रैक पर चला जा सकता है और किस मैक्सिमम स्पीड के साथ इस सर्कुलर ट्रैक पर चला जा सकता है। इस दोनों केस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर मिनिमम स्पीड, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी, इस व्हीकल का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये एक व्हीकल है, आप लोगों को पता है इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। पहला, वेट फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये एंगल थीटा हो जाएगा, यानी कि इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। इधर हो जाएगा n cos थीटा और इधर हो जाएगा n sin थीटा। याद रहे हम लोग मिनिमम स्पीड के लिए सोच रहे हैं, तो मिनिमम स्पीड के केस में इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? इधर आने की। अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी अगर इधर आने की है, डाउन टू द सरफेस आने की है, तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? अप टू द इंक्लिनेशन, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर ये एंगल थीटा हो गया, ये फ्रिक्शन है, तो ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों को एफ कॉस थीटा, ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा एफ साइन थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से देख लें। अब टोटल फोर्स को बैलेंस करने के बाद
हम लोगों को पता चलेगा कि ये n sin थीटा और f cos थीटा का जो रिजल्टेंट होगा वो mv²/r प्रोवाइड करेगा, यानी कि n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r n sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो हो जाएगा म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r इक्वेशन 1। और ये दोनों जो कंपोनेंट दिख रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट और फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट जो दिख रहा है, वो दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर देगा, यानी कि एंड n cos थीटा प्लस f sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, यानी n cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स n sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1/2, क्या मिलेगा हम लोगों को, n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाई mg। mm कैंसिल, अच्छे से नोट कर लें इसको। n कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे से भी n कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। n कैंसिल। ट्रिगोनोमेट्री में इस प्रकार का अगर केस आ जाता है तो उसको हम लोग टेंजेंट फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को टेंजेंट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल माइनस म्यू डिवाइडेड बाई कॉस कॉस कैंसिल, वैल्यू 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा v² इज इक्वल टू rg इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। v का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट rg इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टाइम्स टेन थीटा। याद रहे ये एक्सप्रेशन है मिनिमम वेलोसिटी के लिए कि सर्कुलर बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पर कोई भी व्हीकल कितना मिनिमम किस मिनिमम स्पीड के साथ मूव कर सकता है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा। तो v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा। इसको नोट कर लें अच्छे से। चलिए अब हम लोग मैक्सिमम स्पीड के बारे में सीखेंगे, मैक्सिमम स्पीड के बारे में सोचेंगे।
फॉर मैक्सिमम स्पीड। फॉर मैक्सिमम स्पीड पता है हम लोगों को, मैक्सिमम स्पीड, स्पीड का वैल्यू फॉर्मूला हम लोगों के पास था, कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला था rg tan थीटा। तो अगर हम लोग v का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो r का वैल्यू इंक्रीज होना चाहेगा, r का वैल्यू इंक्रीज होना चाहेगा, मतलब ब्लॉक अप टू द इंक्लाइन जाना चाहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो डाउन टू द इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड के केस में फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। ये एक ब्लॉक है या व्हीकल है, इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, mg नॉर्मल, ये एंगल थीटा है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस बार डाउन टू द इंक्लिनेशन, डाउन टू द इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसका नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर जो हो जाएगा n sin थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जिसका वैल्यू हो जाएगा n cos थीटा। फ्रिक्शन का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। अब सभी फोर्स को बैलेंस करेंगे, अब सभी फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि मैक्सिमम किस स्पीड से इस व्हीकल को इस सर्कुलर ट्रैक पर चलाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल का और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फ्रिक्शन का, उस दोनों का सम हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और जो फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ वेट फोर्स, और वेट मिलके n cos थीटा को बैलेंस कर देगा, यानी कि n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, n sin थीटा प्लस f यानी फ्रिक्शनल फोर्स जिसका वैल्यू म्यू टाइम्स n होगा, म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, n को कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन 1। एंड इस दोनों का सम जो है वो इसको बैलेंस कर देगा, यानी कि f sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n cos थीटा, यानी कि जो mg का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को वो क्या मिलेगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। सॉल्व कर लेंगे, n cos थीटा माइनस म्यू टाइम्स n sin थीटा इज इक्वल टू mg, n को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। फिर से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर लिखें आप लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 में आई एम सॉरी, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, ज़्यादा अच्छा टर्म मिलेगा। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा v स्क्वायर बाई आर जी। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर हम लोगों को टर्म मिलेगा, यहाँ से देख के हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें, इस दोनों टर्म को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी। एम एम कैंसिल, implies दैट मिल जाएगा हम लोगों को साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर से इस पूरे टर्म को हम लोग टेंजेंट फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। टेंजेंट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा से डिवाइड करने पर ये जो पहला टर्म हम लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा टेन थीटा प्लस यहाँ कॉस कॉस डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा म्यू, कॉस कॉस कैंसिल, मिलेगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, v का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और v का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये एक्सप्रेशन है मैक्सिमम स्पीड के लिए। मैक्सिमम स्पीड के लिए ये कौन सा स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी मैक्स को। अच्छे से पूरा क्लियर कर लें। इसके बाद हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं चारों टर्म को। चारों कौन कौन सा टर्म, फ्लैट सर्कुलर पाथ पर, फिर बैंक्ड सर्कुलर पाथ पर, और बैंक्ड सर्कुलर पाथ पर फ्रिक्शन का क्या योगदान होगा। तो बैंक्ड सर्कुलर पाथ पर फ्रिक्शन के उपस्थिति की वजह से स्पीड अगर थोड़ा घट जाए तो भी ब्लॉक मूव कर पाएगा, और स्पीड अगर थोड़ा बढ़ जाए तो भी ब्लॉक मूव कर पाएगा। तो उसके पूरे रेंज को अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। नोट कर लिए आप लोग। एक बार हम फिर से चारों टर्म यहाँ पे रिकॉल करवा देते हैं। पहला केस हम लोगों ने देखा कि अगर फ्लैट सर्कुलर पाथ हो तो कोई भी ब्लॉक किस मैक्सिमम स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पर चल सकता है। तो उसका वैल्यू हम लोगों को मिला वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये किसके लिए है, फॉर लेबल सर्कुलर ट्रैक। फिर दूसरा केस में हम लोगों को फॉर्मूला मिला था टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी वी का वैल्यू हम लोगों का आया था टेन थीटा आर जी, या आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब है बैंक्ड सर्कुलर पाथ है, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है, लेकिन इस वेलोसिटी से चलने के लिए आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है। फॉर बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इस वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज भी किया जा सकता है और इस वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो डिक्रीज करने पर मिनिमम कितना वेलोसिटी तक वो ब्लॉक वो व्हीकल ट्रेवल कर सकता है, तो वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। और चौथा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू
tan theta plus mu divided by 1 minus mu into tan theta. ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें चारों फार्मूला को। इसी चारों फार्मूला पर बेस्ड मेनली रूप से बैंक सर्कुलर ट्रैक या फ्लैट सर्कुलर ट्रैक यानी कि लेवल सर्कुलर ट्रैक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसको डिजाइन किया गया है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है 20 मीटर और इसको डिजाइन किया गया है ताकि व्हीकल जो है वो उस पर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लॉक या व्हीकल 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पर चलता है तो उसे फ्रिक्शन की जरूरत महसूस नहीं होगी, वो आराम से उस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर पाएगा। उसे इसी प्रकार का डिजाइन किया गया है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.4, रोड और टायर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्पीड्स अप। अभी जस्ट हम लोग ये टॉपिक कवर किए हैं, ध्यान समझते हैं। अगर स्मूथ सर्कुलर ट्रैक होता, स्मूथ बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक होता तो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही सिर्फ व्हीकल उस पर चल सकता था उस ट्रैक पर। अगर 36 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड कम हो जाता तो वो स्लिप डाउन हो जाता, यानी कि वो नीचे की तरफ सरकने लगता ब्लॉक। और अगर 36 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड अधिक हो जाता तो वो अप टू द इंक्लाइन जाने का कोशिश करता, यानी कि जिसको हम लोग स्पीड अप बोलते हैं कि वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.4, यानी रोड और टायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है। अब अगर फ्रिक्शन है तो इस स्पीड से कम स्पीड से भी उस पर चला जा सकता है, ताकि फ्रिक्शन कम स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन जो है वो ब्लॉक के बैलेंस को मैनेज कर लेगा। वही अगर ये 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अधिक स्पीड से अगर उस सर्कुलर ट्रैक पर चलना चाहेगा ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक है वो अवे फ्रॉम द सेंटर जाना चाहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो डाउन टू द इंक्लाइंड सरफेस होगा और वो जो फ्रिक्शन होगा वो उस ब्लॉक को मैनेज कर सकता है, ब्लॉक के बैलेंस को मैनेज कर लेगा। यानी कि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप। तो रोड को डिजाइन किया गया है 36 किलोमीटर पर आवर के लिए, बिना फ्रिक्शन के योगदान के ब्लॉक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस सर्कुलर ट्रैक पर चल सकता है। जबकि अगर फ्रिक्शन हो तो इसका स्पीड घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्पीड पता करें और मैक्सिमम स्पीड पता करें जिसके साथ उस व्हीकल को उस सर्कुलर ट्रैक पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले दो डेटा दिया हुआ है, दोनों को हम लोग फोकस कर लेते हैं। तीन डेटा दिया हुआ है, एक रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू कितना है 20 मीटर, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया गया है। याद रहे इसको अभी हम लोग टॉपिक में कांस्टेंट स्पीड से जिक्र कर रहे थे, तो कांस्टेंट स्पीड को हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। v नॉट का स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। न्यू का वैल्यू 0.4 क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोगों को पता करना है v मिनिमम एंड v मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग समझ गए क्वेश्चन को। चलिए
यहाँ पर हम फिर से एक बार टोटल डेटा लिख लेते हैं। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, रेडियस का वैल्यू 20 मीटर, वी नॉट का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ था 0.4। यहाँ से हम लोग वी नॉट के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी लगाना है हम लोगों को। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, 0 0 खत्म, टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। यानी कि जो बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक है उसको इस प्रकार से इंक्लाइन किया गया है, उसके टेंजेंट फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। अब सबसे पहले हम लोग मिनिमम स्पीड पर विचार करते हैं कि मिनिमम स्पीड क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था वी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टाइम्स टेन थीटा। सभी वैल्यू हम लोगों को पता है, आर का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर का वैल्यू 20 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.4 इंटू 1/2। जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 1/2 का वैल्यू 0.5 होगा, 0.5 में से 0.1 जाएगा, 0.4 जाएगा तो 0.1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 200 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1.2, पॉइंट खत्म, आ जाएगा अंडर रूट 200 बाई 12 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 50/3 मीटर पर सेकेंड, जिसको सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 4.08 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान समझें, ये वो मिनिमम स्पीड है, ये वो मिनिमम स्पीड है। याद रहे रोड को डिजाइन किया गया था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने के लिए, लेकिन फ्रिक्शन की उपस्थिति की वजह से अगर आप 4.08 मीटर पर सेकेंड मिनिमम 4.08 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेंगे तो व्हीकल आराम से उस सर्कुलर ट्रैक पर चल पाएगा। लेकिन अगर स्पीड इससे कम हो जाएगा तो ब्लॉक जो हो जाएगा इंक्लिनेशन की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा, यानी कि किधर मोशन करना शुरू कर देगा, तो इस साइड जिधर इंक्लिनेशन है डाउन टू द इंक्लिनेशन स्लिप करना ब्लॉक शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया मिनिमम स्पीड। सिमिलरली अब हम लोग मैक्सिमम स्पीड पता करेंगे। वी मैक्स का वैल्यू पता करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा वी मैक्स का वैल्यू होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टाइम्स टेन थीटा। सॉल्व करने पर आएगा आर का वैल्यू 20 इंटू 10 इंटू 10 थीटा का वैल्यू 1/2 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 200 इंटू 0.5 और 0.4 को ऐड कर देंगे तो 0.9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड अंडर रूट 200 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.8 मीटर पर सेकेंड
इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 200 इंटू 9/8 मीटर पर सेकेंड, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि रोड को डिजाइन किया गया था 10 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर ट्रैक को बैंक्ड किया गया था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने के लिए, लेकिन फ्रिक्शन की उपस्थिति की वजह से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक उस सर्कुलर ट्रैक पर हम लोग मूव कर सकते हैं या व्हीकल को मूव करवा सकते हैं। अगर स्पीड इससे अधिक बढ़ा देंगे तो अवे फ्रॉम दी सेंटर, यानी कि जो व्हीकल है वो स्पीड करना शुरू कर देगा, स्पीड कर देगा इधर साइड ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों का जो वेलोसिटी का रेंज हो गया वो हो गया 4.08 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, यानी उस सर्कुलर ट्रैक पर 4.08 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक, इसमें से किसी भी स्पीड तक ब्लॉक को या व्हीकल को उस सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करवाया जा सकता है। और अगर सरफेस पूरा स्मूथ हो जाए, फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तब सिर्फ एक ही स्पीड से उसको मोशन करवाया जा सकता है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और आगे भी हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। सर्कुलर मोशन में अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उस पर भी वीडियो लाएंगे। मैथ्स का भी वीडियो ला रहे हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।